जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के जितने भी 2 नंबर के और 5 नंबर के सवाल हैं, कितने 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल है, वो सारे सवाल का आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो पहला सवाल है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन जो है अपना 4 बॉन्ड पूरा करता है और ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे टोटल 1 कार्बन है और यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे टोटल 2 ऑक्सीजन है। हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा बंधन, कुछ इस प्रकार से, यानी एक कार्बन रहेगा, एक यहाँ पे कार्बन रहेगा और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर इधर भी आप जोड़ सकते हो। कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा CO2 का संरचना। तो इसे आप अच्छे से लिख लो। अगला है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो 2 गुण लिखना है। सबसे पहला तो हो जाएगा, 2 मुख्य गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा चतुर्वैलेंसी। चतुर्वैलेंसी क्या हो जाएगा, कार्बन के 4 सामान्य बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन जो है सामान्य 4 बॉन्ड बनाता है, जिससे यह अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन, लंबे चेन, शाखाएं, रिंग, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड आदि बना सकता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब वो जो है शाखाएं, रिंग और सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन। और दूसरा गुण क्या हो जाएगा, खुद से जुड़ने की क्षमता। कार्बन में ऐसा गुण होता है, वो खुद से जुड़ सकता है। कार्बन कार्बन खुद से जुड़ सकता है। बंध बहुत स्थिर होते हैं, इसलिए कार्बन अपने जैसे अनेक परमाणुओं से लंबी श्रृंखलाएं और जटिल संरचनाएं बना सकता है। सबसे पहला चीज़ तो वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। उसमें 4 जो होता है बॉन्ड बनाने का क्षमता होता है। और दूसरा चीज़, वो खुद से भी आप बंध बना के मतलब यौगिक बना सकता है। तो ये गुण के कारण जो है बहुत विस्तार में कार्बनिक यौगिक फैला हुआ है। अगला सवाल है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, एथेनॉल जब किसी ऑक्सीडाइजिंग अभिकर्मक जैसे KMnO4 ये सब जो है की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। एथेनॉल जो है ये सब की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ये सब की उपस्थिति में। तो पहले या एल्डिहाइड यानी एथेन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब एथेनॉल से जब एथेनोइक अम्ल बनता है तो इसमें जो होता है ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, जिसके कारण ये अभिक्रिया जो हो जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। अगला सवाल है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, वायु का क्यों नहीं। तो लिखना है, वेल्डिंग के लिए उच्च तापमान चाहिए ताकि धातु पिघल सके। एथाइन प्लस शुद्ध ऑक्सीजन का दहन लगभग इतना डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देता है। यानी जब एथाइन और शुद्ध ऑक्सीजन ये दोनों का जब दहन होता है तो 3300 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान निकलता है। और एथाइन जब वायु का साथ दहन करता है तो सिर्फ 1400 डिग्री सेल्सियस ही तापमान मतलब मिलता है इससे, और अधिक तापमान का ज़रूरत होता है इसमें, तो इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। नीचे देख सकते हैं आप, वायु में केवल 21% ऑक्सीजन होती है, शेष 79% नाइट्रोजन दहन में भाग नहीं लेता और लौ को ठंडा कर देता है। इसलिए इथाइन प्लस वायु का दहन उतना गर्म नहीं होता, धातु पिघलाने या जोड़ने योग्य नहीं होता। इसलिए मतलब इसका उपयोग नहीं होता है।
और ऑक्सीजन का उपयोग होता है डायरेक्ट। अगला सवाल है ऑक्सीकारक क्या है? तो लिखना है वे पदार्थ जो किसी अन्य यौगिक से इलेक्ट्रॉनों को छीन लेते हैं। वैसा मतलब पदार्थ जो किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है या उसमें ऑक्सीजन जोड़ देता है या फिर हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक बोला जाता है वैसे पदार्थ को। उदाहरण के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये सब जो है ऑक्सीकारक हैं। अगला सवाल है प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो आंसर में लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। सबसे पहले क्या है, एक परीक्षण करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जब NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है, परंतु एल्कोहल के साथ कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं होती। ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? CO2 गैस का निर्माण होता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। लेकिन एल्कोहल के साथ ऐसा अभिक्रिया नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्कोहल के साथ। तो ऐसे करके परीक्षण कर सकते हैं, दोनों का अंतर पता कर सकते हैं। अगला सवाल है क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो आंसर में लिखना है साबुन में हम कठोर साबुन से क्या है, साबुन से हम कठोर जल की पहचान कर सकते हैं, झाग नहीं बनेगा। साबुन से क्या होता है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाता है, लेकिन डिटर्जेंट से यह संभव नहीं है क्योंकि डिटर्जेंट कठोर व नरम दोनों ही प्रकार के जल में अच्छी तरह झाग बनाता है। यानी डिटर्जेंट से हम लोग कठोर जल का पता नहीं लगा सकते हैं, साबुन से भले लगा सकते हैं। अगला सवाल है CH3Cl में आबंध निर्माण द्वारा सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। तो लिखना है कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन से सहसंयोजक एकल बंध बनाता है। मतलब जो है कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ और 1 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन जो होता है अपर ध्रुवीय होता है और कार्बन और क्लोरीन का जो बंधन है ध्रुवीय होता है क्योंकि Cl अधिक विद्युत ऋणात्मक है। और ये जो पूरा अणु बनाता है, अणु की संरचना होता है चतुफलकीय। क्या होता है? चतुफलकीय। तो इसको अच्छे से आप लिख लेना कॉपी पे और याद कर लेना। अगला सवाल है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो लिखना है वैसे यौगिकों का समूह या फिर श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र हो और क्रमिक सदस्यों के केवल CH2 का अंतर हो। कितना का अंतर हो? क्रमिक सदस्यों में जो है CH2 का अंतर होना चाहिए। उनके रासायनिक गुण समान हो पर भौतिक गुण क्रम से बदलते हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एल्केन का CH4 है, उसके बाद है C2H6। इसमें जब दोनों का अंतर करिएगा तो आपको CH2 ही निकल के आएगा, यानी ये जो है समजातीय श्रेणी है। अगला सवाल है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण के आधार पर दोनों में अंतर। तो इधर है एथेनॉल, इधर है एथेनोइक अम्ल। मिठास जैसी गंध होता है एथेनॉल में और एथेनोइक अम्ल में सिरके जैसी खट्टी गंध होता है। एथेनॉल में क्या होता है, जलने जैसा स्वाद इसके आता है, जलने जैसा स्वाद। और इसका जो है एथेनोइक अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा स्वाद होता है। यह लिटमस का रंग नहीं बदलता। क्या होता है, ये लिटमस का रंग नहीं बदलता, लेकिन ये एथेनोइक जो अम्ल है नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है हल्का। तो ये भौतिक गुण हो गया। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। तो ये हो जाएगा रासायनिक गुण, एक तरफ एथेनॉल लिखना है, दूसरे तरफ एथेनोइक अम्ल। तो ये जो है एथेनॉल NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये जो है अभिक्रिया करता है और CO2 गैस देता है।
ये जो है एथेनॉल अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाता है, लेकिन एथेनोइक अम्ल जो है अल्कोहल की उपस्थिति में एस्टर बनाता है। उसके बाद एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। एथेनोइक अम्ल भी सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसको अच्छे से आपको लिख लेना है। अब अगला सवाल है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो आंसर में लिखना है साबुन अणु का हाइड्रोकार्बन भाग यानी लंबी पूंछ जल से असंगत होता है और COO भाग जल से संगत होता है। जल में डालने पर ये अणु मिलकर मिसेल बनाते हैं, जिसमें पूंछ अंदर और ध्रुवीय सिर बाहर होता है। एथेनॉल जैसे कार्बनिक विलायकों में यह विभाजन नहीं होता, इसलिए वहाँ मिसेल नहीं बनते। तो ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लो। अगला जो है सवाल, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो लिखना है कार्बन यौगिक जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस जलकर बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं। कार्बन यौगिक को जब जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध होता है कार्बनिक यौगिक, और जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसलिए अधिकतर अनुप्रयोगों में कार्बन यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो लिखना है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ये आयन साबुन के साथ आग घुलनशील लवण बना लेते हैं, जिससे झाग नहीं बनता। लेकिन जब ये आयन समाप्त हो जाते हैं तब झाग बनने लगता है। यानी कठोर जल में क्या होता है, नहीं झाग बनता है साबुन का, लेकिन जब ये आयन खत्म हो जाता है तो झाग बनने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? औद्योगिक उपयोग भी बताना है। तो लिखना है असंतृप्त यौगिक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से अभिक्रिया करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? वनस्पति तेल से क्या होता है, घी या फिर मक्खन बनाया जाता है, यही हाइड्रोजनीकरण से ही। अगला सवाल है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो लिखना है साबुन का अणु दो भागों से बना होता है। सबसे पहला तो हाइड्रोफोबिक पूंछ और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक सिरा। तो हाइड्रोफोबिक जो पूंछ होता है क्या होता है, यह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसे तेल या फिर चिकनाई आकर्षित करती है। और दूसरा जो है ये दूसरा भाग या COO या फिर Na+ समूह है, यानी ये आयन है जिसे जल आकर्षित करता है। आगे आपको देखना है कि जब साबुन पानी में मिलाया जाता है तो जो पूंछ होता है, पूंछ वाला भाग, वो गंदगी में घुल जाती है और सिरा यानी उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, हेड, वो पानी से जुड़ा रहता है। इससे गंदगी के चारों ओर साबुन के अणु घेरा बनाकर मिसेल का निर्माण करते हैं। जब हम कपड़े को रगड़ते हैं तो ये मिसेल जो होता है गंदगी को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पानी में फैला देते हैं। अंत में धोने पर ये गंदगी पानी के साथ बाहर निकल जाती है और वस्त्र या फिर सतह साफ हो जाती है। तो इसे अच्छे से आपको नोट करके याद कर लेना है। यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।